Good morning, students. Myself Deepa Gar. Today I will teach you Science Chapter 3 रेशो से वस्त्र तक। लास्ट टर्न पर हमने रेशो से वस्त्र तक के बारे में बहुत सारे पॉइंट पर ध्यान दिया था, जैसे जांतव रेशे, ऊन और रेशम, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, रेशो से ऊन तक, रेशो को ऊन से संसाधित करना आदि टॉपिक्स को हमने क्लियर किया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रोग का कारक होता है, जिसे हम कहते हैं सॉर्टर्स रोग। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। सबको क्लियर है व्यावसायिक संकट। नेक्स्ट आता है हमारा चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे तो हमारा बीच में टॉपिक चल रहा था कि हमारी त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई को, धूल को, गर्त को अलग कर दिया जाए, और ये प्रक्रम हमारा क्या कहलाता है? अभिमार्जन। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, जैसे कि आप अपनी बुक में देखेंगे चित्र 3.8 में। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा नंबर 3। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। स्टेप 4। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं हमारे। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। स्टेप 5। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। स्टेप 6। सबसे लास्ट टॉपिक होता है इसका हमारा रीलिंग करना। सबसे पहले हमने क्या किया था, जिसको हम अभिमार्जन कह रहे थे, फिर हम क्या करिए रंगाई, फिर हुई हमारी रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब ऊन को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो आपस में उलझ जाती है, तो उनको सीधा करके उनको सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उनका धागा बनाया जाता है। चित्र 3.8 में आप ये देख भी सकते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। एक्टिविटी 3.4। अपने क्लासमेट के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। 3.2। रेशम। रेशम सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे कहलाते हैं। क्वेश्चन होता है जांतव रेशे कौन होते हैं, तो रेशम सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम के कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। आप अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे, उनके पास देखेंगे विभिन्न तरह की रेशमी साड़ियाँ होती हैं, आप उनके बारे में उसकी जानकारी ले सकते हैं। पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करेंगे, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे होता है? सबसे पहले मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा
कोशित कहलाता है। जो अपने आसपास एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्त्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। चित्र 3.9 में आप देख सकते हैं कि रेशम का जीवन चक्र कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ पर क्या होता है। चित्र 3.9 रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है, रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अतः रूक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। एक्टिविटी 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक पुस्तिका में लगाइएगा। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों के ढेर में मिल सकते हैं। आप अपनी पेरेंट्स से या ज्ञान पेरेंट से या टीचर्स की सहायता से भी विभिन्न तरह की किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसा रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कर सकते हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। लिसन ऑल द स्टूडेंट्स केयरफुली। आप अपनी नोटबुक में चित्र 3.9 का रेशम कीट का जीवन चक्र सुंदर तरीके से बना करके कलर द्वारा शो करेंगे। सभी की नोटबुक में प्लेन पेज पर ये रेशम कीट चित्र बनना जरूरी है। A, B, C, D, E और F पार्ट ये सभी की नोटबुक में प्लेन साइड सभी को बनाना है। इससे लास्ट पेज 29 पर आ जाइए। नीचे देखिएगा आप ब्लू पॉइंट पर आप देख रहे हैं भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकांशतः महिला द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर है। रेशम उत्पादन चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सभी को अच्छे से समझना है इसको। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 3.6। किसी भी संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हो रहा है? अब सावधानी से उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशे के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? यह जानने के लिए आप रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है इसको देखेंगे। चित्र 3.7 में जानने का कोशिश कीजिएगा।
एक्टिविटी 3.7 चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि कीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए या प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पर लगाकर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में या साइंस की नोटबुक में प्लेन साइड पर लगा भी सकते हैं। कोकून से रेशम तक। अब कोकून से रेशम कैसे बनता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। चित्र 3.10 अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियां अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब तक किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। चित्र 3.10 बी लार्वा में जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। चित्र 3.10 सी के लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 डेज तक कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में एक छोटी रैक या टहनी रख दीजिए जिससे कोकून जुड़ पाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम की खोज। रेशम की खोज किस प्रकार हुई? रेशम की खोज का यथार्थ संभव अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का एक गुच्छा प्रकट हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी डेयरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट जो होते हैं वो विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रख दिया जाता है या फिर पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया जो हमारी वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में भी फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों के वस्त्र बुने जाते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार की से की जाती है? नहीं। देखिए, रेशम का धागा एक बहुत ही नाजुक धागा होता है। उसको बहुत आराम से बुन करके कपड़ा तैयार किया जाता है। वहीं हमारा कॉटन जो सूती धागा होता है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग होता है। चैप्टर का एंड होता है। आप सभी को आई थिंक चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बुनकर रेशम के
धागों से रेशम के वस्त्र बुनते रहते हैं, तभी रेशम का वस्त्र हम तक आ पाता है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें देखा है। भारत के अधिकतर पेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। चैप्टर का एंड होता है। आपको इसके नेक्स्ट टर्न पर चैप्टर के नोट्स भेजे जाएंगे, जिससे कि आपको अपनी कॉपी में काम करना है। आप सभी को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। जितने चैप्टर आपकी कॉपी में आज की डेट तक हो चुके हों, उन सब चैप्टर्स को अच्छे से आप रीड कीजिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपके टेस्ट अच्छे हो सकें। आपकी नोटबुक में जो वर्क है या आपकी जो बुक में है एक्सरसाइज, केवल उस पर डिपेंड नहीं रहना है। मंथली टेस्ट में आपके चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन करे जाएंगे। इतना ही नहीं, सभी को अच्छे से कॉपी में काम करने के बाद याद करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू एवरीवन।